हेलो एंड वेलकम। वेल, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया, जिनका मर्जर प्रोसेस ऑफ कोर्स स्टार्ट हुआ 6 महीने पहले और अब राइट्स इशू जो उन्होंने अनाउंस किया है वो 24 अप्रैल को क्लोज हो रहा है। क्या है कंपनी के प्लान्स, क्या करेंगे वो राइट्स इशू का, कितने कॉन्फिडेंट है आगे अपने ग्रोथ को लेकर, हम बात करते हैं मैनेजमेंट से। बालेश शर्मा, द CEO ऑफ वोडाफोन आइडिया एंड CFO अक्षय मुंद्रा। थैंक यू वेरी मच अक्षय एंड बालेश हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा मैंने बोला, अभी मर्जर की बात हम कर रहे हैं, टाइम हो गया है मर्जर अनाउंस करके। उसका अभी स्टेटस पहले मैं समझ लूँ कहाँ पर है और इज द फर्स्ट फेज ओवर इन दैट सेंस? ओके, पहली बात तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दूसरा, मर्जर हम लोगों ने अनाउंस किया था मार्च 2017 में जी, और उसके बाद हमें करीब 17 महीने इसके अप्रूवल्स के सारे जो फॉर्मेलिटीज़ थे उसके लगे, और 31 अगस्त को पिछले साल 2018 में हमें मर्जर अप्रूवल्स मिली। वो हमारा डे 0 था, तो उस दिन से हमने दोनों कंपनीज़ को मर्ज किया। कहाँ हैं हम अभी? तो फॉर 7 मंथ्स, 7 महीने पुरानी हमारी कंपनी है। हमने ऑलरेडी हमारी क्लियर एक स्ट्रेटजी पूरी और लॉन्ग रेंज प्लान बना लिया है। हमारी स्ट्रेटजी को बोर्ड को प्रेजेंट करके वो सारा अप्रूव हो गया। अब हमारा क्लियरली स्ट्रेटजी को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमें फंडिंग वगैरह चाहिए थी उस पर काम कर रहे हैं एक तरफ, तो जहाँ राइट्स इशू का जो हम बात करेंगे और उसके बारे में बताएंगे आपको, तो वो उस दिशा में एक कदम है। दूसरी तरफ हम अपना इंटीग्रेशन पे ज़ोरों से लगे हैं और वी वेरी हैप्पी। अब तक जो हमारी प्रोग्रेस हुई है उस पर हम बहुत ओके, सो वेल ऑन ट्रैक आपका। वेरी वेल ऑन ट्रैक। ओके, अब राइट्स इशू पे मैं बात करूंगी क्योंकि वही एक बड़ी चीज़ है जो अभी इस कंपनी के सामने है। 25,000 करोड़ का राइट इशू, जिसमें से प्रमोटर्स ने ऑलरेडी 20,000 करोड़ का कमिटमेंट किया है। पहले तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये राइट्स इशू सक्सेसफुल हो जाएगा? बहुत कॉन्फिडेंट है फॉर सम रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी कंपनी खुद के बारे में हम बहुत कॉन्फिडेंट है। इट्स अ मर्जर ऑफ नंबर 2 एंड नंबर 3, यानी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं डे 1 से, जिसको हमें दोनों कंपनी को जोड़ के उसकी सिनर्जीज लानी है। तो वी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स। हम मार्केट के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं। मार्केट जो कि 1.3 बिलियन पीपल का अपना 1300 करोड़ का जो हमारा देश है, 130 करोड़ का जो हमारा देश है, उसमें बहुत अभी पोटेंशियल है ग्रो करने की, और खाली 3 प्राइवेट और 1 पब्लिक ऑपरेशन बचा है। सो उस बारे में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और जब हमने हमारी जो नई स्ट्रेटजी हमने बनाई है उसको हमने जाके हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और जो आज नहीं भी इन्वेस्टर्स हैं, जो फ्यूचर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हमने दिसंबर में बात की और अब वापस मार्च में बात की, दुनिया भर में घूम के। बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे को मिला है और वो सब लोग हमारी स्ट्रेटजी को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। ओके, अक्षय, एनालिस्ट का कहना है कि ये जो फंडिंग की हम बात कर रहे हैं, जो 25,000 करोड़ रुपीस राइट्स इशू से आप अचीव कर लेंगे, दैट्स नॉट इनफ। उससे कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत कम है अमाउंट जो जितनी की ज़रूरत होनी चाहिए। सबसे पहली तो ये बात ठीक नहीं है कि ये कैपिटल जो हम रेस कर रहे हैं 25,000 करोड़, ये इनफ नहीं है। और आई थिंक जो लोग ये बोलते हैं वो लोग बिना पूरा डेटा देखे या समझे ये स्टेटमेंट देते हैं। तो मैं अपनी कोशिश करता हूँ ये समझाने की कि वाई दिस इज़ एडिक्वेट। सो लेट्स से हमने ये जो डिसीजन लिया था कि हमें 25,000 करोड़ की इक्विटी रेज करनी है, ये हमने अक्टूबर-नवंबर में लिया था, जब हमारा मर्जर के इमीडिएटली बाद। उस समय हमारे पास करीब 13,600 करोड़ का कैश था। हम लोग 25,000 करोड़ इक्विटी इशू से आएगा। आपको मालूम है कि हमारा इंडस टावर्स में स्टेक है 11% करीब, उसके अगेंस्ट हमें 5,500 करोड़ मिलेंगे। तो ये तीनों ही अगर हम ले लें तो ये तीनों मिला के 44,000 करोड़ हो जाता है। इसके अलावा हमने कहा है कि हमारा जो फाइबर एसेट्स है 1,58,000 करोड़, वो भी हम लोग मोनेटाइज करने के लिए तैयार हैं। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट एक वो ऑप्शन है फर्दर कैपिटल के लिए। तो वो हमने अपना प्रोसेस चालू किया है, उसको हम एक अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और किसी समय पे हम प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे भी टू सी व्हाट इज़ देयर इंटरेस्ट इन दिस एसेट। सो वो एक है जो कि 44,000 करोड़ तो सर्टन है। ये जो है ये एक पॉसिबिलिटी है। उसके ऊपर जो है कि हम लोग ऑपरेशंस की बात करें तो आज की तारीख में हमारा मर्जर के पहले भी कुछ एबिटा था। उसके बाद हम लोगों ने अगर देखें तो 3 तरीके से एबिटा इम्प्रूव हो सकता है। और तो एबिटा माने कि कैश जनरेशन फ्रॉम बिजनेस। पहला ये कि हम कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं और हमने उसके लिए भी पहले गाइडेंस दिया हुआ है कि दोनों कंपनी साथ में आने से जो सिनर्जीज, और एक्चुअली सिनर्जीज का कई बार कई तरह के मतलब होते हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें काफ़ी चीज़ें डुप्लीकेट थी, आज वो साथ में आ रहे हैं तो देयर इज अ डी डुप्लीकेशन। कितना कॉस्ट बच रहा है उसकी वजह से?
सो हम लोगों ने पहले गाइडेंस दिया हुआ है करीब 8,400 करोड़ का एनुअलाइज बेसिस में, बट ये थोड़ा धीरे धीरे होगा। जो हमने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स दिए हैं उसमें 3,000 करोड़ एनुअलाइज बेसिस पे ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो एक वो है जिससे कि एबिटा इंप्रूव होगा। दूसरा है कि आज हम लोग करीब 27,000 करोड़ का हमारा केपेक्स गाइडेंस है और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम और भी आगे बात करेंगे। इसके अलावा क्योंकि मर्जर के होने से हमारी करीब 70,000 साइट्स थी जहां पे वोडाफोन और आइडिया दोनों एक ही टावर पे थे, वहां पे हमारे पास डुप्लीकेट इक्विपमेंट है। वो इक्विपमेंट जो बाकी 1,30,000 साइट है वहां पे डिप्लॉय होकर कैपेसिटी क्रिएट करेगा। उस इक्विपमेंट की वैल्यू करीब 6,200 करोड़ है, बट वो कैपेसिटी क्रिएट करने में हमारा खर्चा बहुत थोड़ा होगा। तीसरा है कि हमारी जो बाकी 1,30,000 साइट्स हैं वो मर्जर डेट पे या तो खाली वोडाफोन का स्पेक्ट्रम यूज कर रही थी या खाली आइडिया का स्पेक्ट्रम यूज कर रही थी। मर्जर के बाद ये दोनों का स्पेक्ट्रम एक हर साइट में कंबाइन हो जाएगा, उससे एडिशनल कैपेसिटी आएगी। तो ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इससे कैपेसिटी ग्रोथ होगी और वो कैपेसिटी हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आज की तारीख में हमारे जो ब्रॉडबैंड प्लान्स पे या जो अनलिमिटेड प्लान्स पे जो सब्सक्राइबर्स हैं करीब 100 मिलियन थे, वो 100 मिलियन और हमारा जो बचे हुए सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास अनलिमिटेड प्लान्स नहीं हैं वो करीब 250 मिलियन से ज़्यादा हैं। तो उन सब सब्सक्राइबर को एक अपॉर्चुनिटी है माइग्रेट करने की, एंड वो एक रेवेन्यू बढ़ाने का और प्रॉफिट बढ़ाने का तरीका है जिसमें अगर मार्केट प्राइस नहीं भी बढ़ती है तो वहाँ से एडिशनल प्रॉफिट आ सकता है। तो बेस एबिटा, कॉस्ट रिडक्शन एंड रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर माइग्रेशन ये तो है। चौथा है कि प्राइस इवेंचुअली आज की तारीख में जो प्राइस है उसमें सबको नुकसान हो रहा है तो वो भी आई नो, एंड इस पे मैं स्पेसिफिक सवाल इसलिए पूछूंगी क्योंकि टैरिफ पे आप डिपेंड कर रहे हैं या सोच रहे हैं आगे बढ़ना चाहिए, बट मार्केट में वो तभी होगा जब सब प्लेयर्स एक सा सोच के करें। एंड यू नो इफ इट्स लाइक किसके ज़्यादा डीप पॉकेट्स हैं, कब तक आप कम कॉस्ट पे ये कर सकते हैं। अगर ये हम माने कि टैरिफ्स, आपका पहली बात मुझे व्यू समझना है कि टैरिफ्स बढ़ेंगे क्या आपके हिसाब से, और कब से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक पिछले 16 महीनों में हमने कुछ फर्क देखा है। पहली बात तो यही अच्छी खबर है कि पिछले 16 महीने में हमने फर्क नहीं देखा, यानी कि जो प्राइसेस गिरते जा रहे थे वो अब गिर नहीं रहे हैं। तो चर्चिल साहब की अगर लाइन यूज़ करें तो एंड ऑफ द बिगनिंग्स तो सामने नज़र आ रहा है। 16 महीने तक लगातार प्राइस स्टेबलाइज हुए हैं, उसके नीचे नहीं गए। अब जहाँ प्राइस आज की तारीख में है, ये प्राइस अपनी अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को डिफीट करता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री है जहाँ पे एक सीमित कैपेसिटी है हर एक के पास में, लिमिटेड कैपेसिटी है, क्योंकि स्पेक्ट्रम जितना है उस पर आप कितनी कैपेसिटी बना सकते हैं। सीमित कैपेसिटी होने के बावजूद डिमांड अनलिमिटेड है, क्योंकि कस्टमर्स को जितना हम नेटवर्क बना रहे हैं वो सब जगह सारे प्लेयर्स का कस्टमर कंज्यूम करते जा रहे हैं। यानी अनलिमिटेड डिमांड, लिमिटेड सप्लाई, दैट्स अ सिनेरियो जहाँ पे कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्राइसेस बढ़ने चाहिए घटने की बजाय, और फॉर श्योर बिलो कॉस्ट बेचने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, लेकिन अभी हम बिलो कॉस्ट बेच रहे हैं, जैसा कि हमारे सभी ऑपरेटर्स, चारों ऑपरेटर्स की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसमें हर बार देख सकते हैं कि सब कैश बर्न सिचुएशन में, सब नेगेटिव जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कॉस्ट इज द सेलिंग प्राइस इज बिलो द कॉस्ट प्राइस, सो दैट हैज टू करेक्ट इटसेल्फ। इज नॉट लॉजिकल। आपके हिसाब से कब ये टर्न होगा? देखो, हमारे हिसाब से तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, अब हुआ है, कब तक चलेगा देखते हैं। किस लिए कोई ये कर रहा है और कब तक करेगा वो भी उनको देखने की बात है, क्योंकि मार्केट जब अब 3 प्लेयर्स का हो गया, 3 प्राइवेट प्लेयर्स का हो गया, तीनों प्लेयर्स अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए फंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि मार्केट अपने आप स्टेबलाइज होगा, क्योंकि तीनों अपनी कैपेसिटीज क्रिएट करेंगे, तीनों फाइट कर रहे हैं मार्केट प्लेस में। यू डोंट अज्यूम अ सिचुएशन यहाँ पे मार्केट का लैंडस्केप इससे ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला। श्योर, बट इस प्रोसेस में भी आपके हम देख रहे सब्सक्राइबर्स भी गिर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? बिकॉज आपको वो रिटेन करना ज़रूरी है। देखो, सब्सक्राइबर गिरे जो हमारे हैं अब तक, उसके 2 कारण रहे हैं। एक जो अभी लेटली हुआ है वो तो हमने खुद, सब्सक्राइबर नहीं, सिम कार्ड कम हुए हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूज़र खाली इनकमिंग के लिए कार्ड एक एक्स्ट्रा रख रहे थे, यूज़ कर रहे थे, वो हमें कोई पैसा पर मंथ नहीं देते थे। हम लोगों ने उस पर एक 35 रुपये पर मंथ का रिचार्ज लगाया, जिससे कि 1 रुपया पर डे के आसपास कुछ तो हमारे को दीजिए, हमारा नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं तो वो हमने जब रेट लगाई तो उसके बाद कस्टमर्स ऑब्वियसली ये डिसाइड करेंगे, सोचेंगे कि मेरे को 2 कार्ड लेके 3 कार्ड लेके घूम रहा हूँ, इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। ज़रूरत है बहुत सारे कस्टमर्स को, क्योंकि उनके लिए वो दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने बैंक्स को OTP के लिए देके रखा हुआ है, या वो रिपीट कस्टमर्स से उनका बिजनेस उस पर आता है, तो वो एक नंबर अलग रखते हैं, एक दूसरा रखना चाहते हैं। अगर रखना चाहते हैं तो हमें 1 रुपया पर डे 35 रुपये पर मंथ देंगे, जो नहीं रखना चाहते वो नहीं देंगे। लेकिन क्योंकि
मार्केट शेयर हमारा इतना अच्छा है और करीब करीब इवनली डिवाइडेड है अभी, तो मार्केट शेयर इतना अच्छा होने से जो जिस सिम पे वो अपना यूजर्स लेके जाएंगे, चांसेस है कि वो वोडाफोन या आइडिया का ही सिम कार्ड होगा। नहीं भी हुआ तो वो कस्टमर वैसे भी हमें कोई रेवेन्यू नहीं देता था, तो या इस सिम कार्ड के थ्रू तो हमें रेवेन्यू नहीं देता था, तो वो थोड़े कम होकर के स्टेबलाइज हो जाएंगे। दैट इज़ वन चंक जहाँ पर सब्सक्राइबर्स गए हैं। उसके पहले हमारे सब्सक्राइबर जो कुछ गए हैं वो अगर आप पिछले 2 साल में देखें तो हमारी VLR स्टेबलाइज्ड, बहुत मार्जिनल रिडक्शन उस पर है। कुछ सब्सक्राइबर्स जो गए होंगे दैट विल बी बिकॉज हम उस एरिया में 4G ना तो हमारे पास कवरेज था या कैपेसिटी नहीं थी। तो अगर आपके जहाँ आप रहते हैं उस शहर में या उस गांव में वोडाफोन का या आइडिया का 4G कवरेज नहीं है और आप 4G लेना चाहते हैं, तो जाहिर है कि आप वोडाफोन आइडिया को छोड़ के किसी दूसरे के पास जाएंगे या मेरे सिम कार्ड को जेब में रख लेंगे, किसी और का कार्ड लेके भी पैरेलली चलाएंगे। तो वो हो रहा था। जब हमने कंपनी शुरू की सितंबर में 18 में सितंबर में, तब हमारे पास खाली 40% इंडिया की पॉपुलेशन का कवरेज था वोडाफोन के 4G से और 49% आइडिया के 4G से। ऑलरेडी हमने 1 क्वार्टर का जो रिजल्ट अनाउंस किया, पहले क्वार्टर का हमारा एज ए कंपनी, तब हम उस 40 से 62% पे पहुंच चुके थे। बहुत रैपिडली हम लोग मर्जर का फायदा उठा के दोनों ब्रांड्स के लिए नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और इसलिए हमने 4 महीने के अंदर ही बढ़ा के 62% पे पहुंच गए थे। और अब जैसे जैसे हम हमारे नेटवर्क को इंटीग्रेट करेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारे पास इक्विपमेंट है उसे डीडुप्लीकेट करके जहां कवरेज नहीं है वहां ले जाएंगे, हमारा कवरेज बढ़ता जाएगा। दूसरा, हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम कैपेसिटी पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना, और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी कस्टमर एक्सपीरियंस और सुधरता जाएगा। चांसेस आर हमारे जो कस्टमर मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा है, उस मार्केट शेयर के अनुपात में अगर कस्टमर हमारे पास रहते हैं, श्योर आपको रिटेन करना जरूरी है ऑफ कोर्स। सर, हेल्दी फाइनेंशियल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आई नो आपका यही सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। हम इस एंटिटी का प्रॉफिटेबिलिटी रोड मैप क्या है, मतलब आप इसको, क्योंकि मैंने जैसे बोला आप अभी ऑलरेडी आप जानते हैं कि यू आर सेलिंग इट अंडर द कॉस्ट, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अभी नहीं बढ़ रहे हैं, तो कैसे आप इसको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल बनाएंगे? सो 2 चीज़ें, पहले अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो अभी हम लोग जो ये कैपिटल रेस कर रहे हैं उससे जो हमें 25,000 करोड़ और 5,500 करोड़ इंडस से आएगा, तो उसके बाद जो हमारा डेट लेवल है दिसंबर में करीब 1,14,000 करोड़ था, उसमें 30,000 कम करें तो करीब 84,000 करोड़ हो जाता है। उस लेवल पे हमारा डेट इक्विटी रेशो है वो करीब 1:1 है। सो जहाँ तक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का सवाल है वो कैपिटल स्ट्रक्चर तो ठीक है। दूसरी बात आती है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो ये जरूर है कि आज की तारीख में प्रॉफिटेबिलिटी ठीक नहीं है, बट मैं आपको जो पहले बता रहा था कि हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ये तो हो रहा है। और वो मर्जर के कारण जो मैंने 3 चीज़ बताई कि एक तो सिनर्जीज आएंगी, दूसरी हम कैपेसिटी में अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कुछ तो एडिशनल रेवेन्यू आएगा, उससे प्रॉफिट आएगा। और पहले जो मैं फंडिंग का भी आपको जवाब दे रहा था तो उसमें यही है कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि अल्टीमेटली मार्केट रिपेयर शुड हैपन, बट अगर वो नहीं भी होता है तो पहले जो 2 सोर्सेज हैं, कॉस्ट रिडक्शन एंड कस्टमर माइग्रेशन, उससे भी जो इम्प्रूवमेंट मिलता है दैट शुड प्रोवाइड अस एडिक्वेट फंडिंग फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। ओके, फोर्सिएबल इज व्हाट फ्यूचर? फोर्सिएबल मीन्स हमें दिखता नहीं है कि अभी कोई नियर फ्यूचर में फर्दर कैपिटल की जरूरत है। और दूसरा ये भी होता है कि जैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो आपका इंटरनल कैश जनरेशन है, उससे ही आपका केपेक्स और इंटरेस्ट निकल जाता है, तो फिर फर्दर फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाती है। मिड टू लॉन्ग टर्म तो इस इंडस्ट्री में कोई शक शुबा की बात ही नहीं है। 1.3 बिलियन पीपल, अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट, 4 ऑपरेटर हैं, 3 प्राइवेट ऑपरेटर हैं, सबके लिए बहुत जगह है खेलने की। अक्षय जो समझा रहे हैं वो ये कि इन द इंटरिम जब तक कि प्राइसेस चेंज नहीं होते हैं, हमारा कवरेज, कैपेसिटी, इंटीग्रेशन, सिनर्जीज, तब तक के लिए ये जो फंडिंग है ये मोर देन इनफ है। तो इसलिए हमारे को नहीं लगता कि हमें दोबारा फंड रेज करने की जरूरत पड़े। ओके, फेयर इनफ। एंड ये हम 5 साल रफली इस मीडियम टर्म को मान सकते हैं, इससे ज्यादा की बात कर रहे हैं आप? 5 साल तो अगर मीडियम टर्म के लिए इस इंडस्ट्री के लिए बहुत लंबा है, बट जी हाँ, तो वी आर सफिशिएंटली फंडेड। हमारे को कोई जितने पर्याप्त मात्रा में हमारे को फंडिंग इससे मिल जाती है। राइट। एक और सिनेरियो जो लोग बात करते हैं वो ये है कि एक तरफ चलिए रिलायंस जियो है, दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया साथ में है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल साथ में जुड़ जाएं एज अ प्लान बी एट सम पॉइंट? डू यू थिंक ये पॉसिबिलिटी है? ना तो ये देश के हित में, क्योंकि कंपटीशन के लिए 3 ऑपरेटर होने चाहिए, ना इसकी कोई आवश्यकता है। ओके, एज आई सेड ऑलरेडी, इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें 1.3 बिलियन पीपल के मार्केट में 3-4 ऑपरेटर होना बहुत अच्छा है। आप यूरोप के छोटे मार्केट्स भी देखें, यूके है जहाँ 4 प्लेयर्स थे,
उनको 3 करने की कोशिश की गई, लेकिन रेगुलेटर ने रोक दिया। जर्मनी में 3 प्लेयर थे, वो 4 होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज़ एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंपटीशन जहां हमारे को रहना चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ्स की जो मैंने पहले बात की थी शुरू में, दे आर वेरी गुड। हमारे पास देश का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम पूल है, 2 बहुत वेल इन्वेस्टेड नेटवर्क हैं, और सबसे बड़ी बात 2 बहुत प्यारी, 2 बहुत लव्ड ब्रांड्स हैं हमारे पास, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। सो वी गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स टू बिल्ड अपॉन दैट। ओके, एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो हो सकता है, और बहुत सारे प्लेयर्स उसको देख रहे हैं, चाहे वो जियो टीवी, एयरटेल टीवी एंड यू नो एप्स, जिस तरह से डिजिटल प्ले पर गेम हो रहा है, उस पर क्या फोकस होगा आपकी ग्रुप का, और कितना आप वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने की उम्मीद रख सकते हैं? तो बहुत अच्छा सवाल है, और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे चारों तरफ खुल रही हैं अभी कि फॉर श्योर उसमें टेलीकॉम का प्ले है, उसमें टेलीकॉम का पार्टिसिपेशन का स्पेस है, स्कोप है, और हम उसको बराबर उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन हमने पहले दिन से एक बात बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर दी पूरे स्टेक होल्डर्स को, चाहे इन्वेस्टर्स हों या कस्टमर्स हों या पार्टनर्स, पॉसिबल पार्टनर्स हों, हमारा ध्यान, हमारे रिसोर्सेज खाली एक चीज़ पर लगाएंगे, विच इज़ आवर कोर बिजनेस, हमारी कस्टमर बेस। उस कस्टमर बेस को कैसे बेहतर से बेहतर सेवाएं हम दे सकें, कैसे उनको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। मेरे जो फिजिकल रीच है, डिजिटल रीच है, मेरा जो एंटरप्राइज रिलेशनशिप है, ये सब मेरा कोर है, इस पर मैं ध्यान दूंगा। मैं और मेरी कंपनी, मेरी टीम खाली इस पर अपना एनर्जी लगाएंगे एक तरफ। बाकी सब चीज़ जो हमने अब बात की, फिनटेक हो या कंटेंट हो, वीडियो, म्यूजिक, जितना सब आपने बोला, ये सब में हम हिस्सा लेंगे, लेकिन थ्रू पार्टनरशिप्स। क्योंकि हमें लगता है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज चारों तरफ हमारे हैं, एडजेसेंसीज जिसको हम बोलते हैं, कि जिसमें सब में एक अकेली कंपनी वो सब कुछ करके उसमें सर्वश्रेष्ठ नहीं रह सकती। सबसे अच्छी दुनिया की जो उस इंडस्ट्री में अवेलेबल प्रोडक्ट है वो नहीं ला सकती। जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड में जो दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट होगी वो हम हमारे कस्टमर्स को ला सकते हैं। बाय दैट हम कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, वैल्यू चेन पार्टनर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, और उसको हम आपस में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम वीडियो कंटेंट खुद नहीं बनाते, लेकिन वोडाफोन नेटफ्लिक्स का सबसे पहला पार्टनर था इंडिया में। अमेजॉन प्राइम को हम लेकर के आए हमारे सेलेक्ट सब्सक्राइबर बेस के लिए। आज की तारीख में वोडाफोन प्ले और आइडिया टीवी पे आप जी टेलीविजन देख सकते हैं, आप हॉइचॉय देख सकते हैं, आप सन टीवी देख सकते हैं। 300 से ज़्यादा टीवी चैनल्स और हज़ारों घंटे का कंटेंट हमने वहाँ पे उपलब्ध कराया है, खुद एक भी सीरियल प्रोड्यूस किए बिना। सो उसके लिए हमें खुद करना ज़रूरी नहीं, पार्टनरशिप से हम लाते हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं तो हम म्यूज़िक पे एक नई पार्टनरशिप बहुत जल्दी लाने वाले हैं, जहां हमने एक्चुअली हमारी जो खुद की म्यूजिक ऐप थी भी, आइडिया म्यूजिक, उसको हम सनसेट कर रहे हैं, उसको हम बंद कर रहे हैं, और उसकी जगह हम दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक प्लेयर से टाई अप करके अपने कस्टमर्स को द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट प्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म जो दुनिया में है वो हम लाके उनको देने वाले हैं। ओके, सो इसी तरह से तो हम ये पार्टनरशिप के थ्रू ही करेंगे। ओके, श्योर। सो ये आपकी क्लैरिटी है, ये सर्टेनिटी है, पार्टनरशिप। लेकिन मेरे कस्टमर्स को हमेशा सबसे अच्छा अनुभव मिलेगा। श्योर। एक सवाल, बिकॉज हम डेटा पे बहुत अब फोकस कर रहे हैं, पूरे कंट्री में जो डेटा का कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ रहा है, आपका क्या प्ले रहेगा? कैसे आप इसको, क्या वॉइस ओनली कस्टमर को आप डेटा में कन्वर्ट, आई मीन द काइंड ऑफ पैकेजिंग दैट यू विल डू फॉर कंज्यूमर्स, कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे और कंज्यूमर्स आपके पास आएँ वीज़ वी कंपटीशन? क्योंकि आई थिंक ये गेम बहुत कंपेटिटिव है, जैसा आप जानते हैं, तो इस पर कैसे? मज़ेदारी की बात है कि मेरे को कंज्यूमर लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हैं आज की तारीख में। सुनिए तो, हाँ, तो बस वही तो वो डिफरेंस हो जाता है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। मेरे पास आज की तारीख में जो नहीं डेटा यूज़ करते हैं, यानी वो 2G यूज़ कर रहे हैं, 2G के अंदर 46% देश के जो कस्टमर हैं वो मेरी दोनों ब्रांड्स में से किसी एक के पास हैं। आज की तारीख में आपने सही कहा, उनमें से कुछ मुझे छोड़ के जाते हैं क्योंकि मेरे पास 4G कवरेज नहीं है या कैपेसिटी नहीं है। मैं बहुत जल्दी वो कवरेज और कैपेसिटी बना रहा हूँ, और हर जगह जहाँ वो कवरेज और कैपेसिटी आती जाती है वहाँ के कस्टमर्स मेरे पास में एग्जिस्टिंग हैं, मेरे पास बंधे रहेंगे, और मेरा शेयर देयरफॉर डेटा मार्केट शेयर मेरा बढ़ता रहेगा, उसके साथ ऑर्डिनरी रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। तो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मुझे ढूंढने नहीं जाना है, उन्हें खुश करना है। ओके, उन्हें खुश करना है, उन्हीं को रिटेन करना है। आई थिंक वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी बात। सर, ये राइट इशू 24 तारीख को बंद होगा, उसका सब्सक्रिप्शन जैसा जाएगा, प्रमोटर्स का जो 20,000 करोड़ रुपीज़ का कॉन्फिडेंस है इस पर, इस पर थोड़ा हमें बताएं, और आपकी क्या प्रिपरेशन है? इफ़ इट डजंट मीट द एक्सपेक्टेशंस तो क्या, कैसे आप इसको हैंडल करेंगे? देखिए, इसमें हमने पहले एक्चुअली 18,250 करोड़ का गाइडेंस दिया था प्रमोटर्स ने कि वो करेंगे, और वो बढ़ा दिया। नहीं, वो बढ़ाने का कोई कंप्लायंस रीजन से, उसके बाद कुछ सेबी का नया रेगुलेशन आया था जिसमें कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग जो गाइडलाइंस थी उसकी इफेक्टिव डेट
पहले कुछ होता था कि रिजल्ट्स के 15 दिन पहले होता था, अब उन्होंने उसे 1 अप्रैल से किया है। तो उसके लिए हमें उनसे कुछ पूछना था कि भाई ये हम लोग राइट्स इशू में पार्टिसिपेशन तो हर कोई शेयर होल्डर करेगा ही। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर प्रमोटर्स को अपने एंटाइटलमेंट से कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो वो पब्लिक को डिस्क्लोज कर दें, जिससे कि फिर बाद में ये नहीं हो कि उनको कोई इंसाइडर इन्फॉर्मेशन के कारण उन्होंने अपना अमाउंट बढ़ा दिया है। तो इसलिए फिर प्रमोटर्स ने डिसाइड किया कि भी 18,250 उनका एक्सपेक्टेशन था, पर थोड़ा बफर रखने के लिए उन्होंने एक फिगर लेके 20,000 करोड़ तक हम करने को तैयार हैं। और फिर सेबी ने ये कंडीशन लगाई थी कि अगर उससे ज़्यादा कोई करना पड़ा तो उसका अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो तो उसका कुछ प्रॉफिट शेयर आपको कंपनी को देना होता है। तो 20,000 तो एक फिगर है जो कि कंप्लायंस के तौर पे हम लोगों ने डिस्क्लोज की है, पर उसके अलावा जो शेयर होल्डर्स का इंटेंशन 18,250 का ही है। जैसा कि शुरू में बालिश ने बताया कि हम इन्वेस्टर्स से वर्ल्ड वाइड मिले हैं, 2 बार मिले हैं, 2 रोड शोज पे गए हैं, और इन्वेस्टर्स का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, मुझे नहीं लगता कि प्रमोटर्स को जो 18,250 उन्होंने कहा है उससे कुछ ज़्यादा लगाना पड़ेगा। चैलेंजेस क्या हैं आपके लिए? इसमें खाली एक आपके चैलेंजेस पे आने से पहले इसमें एक ये भी देखने की बात है कि एक्सियाटा जो एक हमारे अच्छे शेयर होल्डर्स में से थे, बड़े शेयर होल्डर्स में से थे, उनकी भी एक सवाल उठता था कि वो करेंगे पार्टिसिपेट कि नहीं करेंगे, और फाइनली उन्होंने अपना फाइनेंशियल डिसीजन लिया कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इट डज नॉट मीन एग्जिट कर रहे हैं। जो उनके शेयर्स थे, उन्होंने जो प्रेस रिलीज दिया 3 दिन पहले, उन्होंने बताया और खुलासा किया कि वो अपने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो राइट्स में हिस्सा नहीं ले रहे। परंतु राइट्स उनके जितने थे वो तुरंत दूसरे लोगों ने अप्लाई करके ले लिया ऑलरेडी। तो ऐसा भी उन्होंने खुलासा किया कि उनके जो शेयर्स थे वो सारे तुरंत पहले 2 या 3 दिन के अंदर ही बिक गए। तो वो भी ये दिखाता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा उन्होंने साफ बताया है कि वो सपोर्ट करते हैं हमारे को और वो रहेंगे इसमें। मैं ये बात इसलिए लेके आया हूँ बताने के लिए कि इन्वेस्टर रिस्पांस बहुत अच्छा है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ दैट कि एक्सियाटा का इतना बड़ा अमाउंट था अवेलेबल, वो 3 दिन के अंदर ही मार्केट ने पिकअप कर लिया। यानी कि बाकी सारे जो शेयर होल्डर हैं जिससे हम मिल रहे हैं वो सब कह ही रहे हैं कि अपना वो राइट्स जो है अप्लाई करेंगे। बट शेयर होल्डर्स आई एम श्योर आपसे यही बात करते होंगे कि मार्केट में इतना कंपटीशन है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कब तक आप इसमें पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि सामने जो कंपनी है उस पर उसका भरोसा और उस पर ये कॉन्फिडेंस कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ऐसे प्लेयर हैं जो मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट ये अजम्पशन है। ये सारे सवाल जब हम नवंबर में उनसे मिल रहे थे तो वो पूछते थे, अब नहीं पूछते। अब मार्च में वो कुछ चीज़ों के लिए बहुत कन्विंस हो गए। वो ये मानते हैं कि हमने जो स्ट्रेटेजी चुनी है वो सही है। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जो चीज़ें बाजार के ऊपर डिपेंडेंट हैं उसको बाहर रखें, जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम बहुत जल्दी से अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट करें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज और कैपेसिटी। क्या टाइमलाइन है सर? हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन कब तक हो जाएगी? जून 20 तक सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और करीब मार्च 20 तक मेजॉरिटी ऑफ इट वुड बी डन। लेकिन जून 20 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट होगा। हमने कहा था हम 4 साल में जो काम करेंगे वो फाइनली हमने नवंबर का 2 साल कर देंगे, और अब वो 2 साल के लिए हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहे हैं और कर पाएंगे। सो हमारे इन्वेस्टर्स अब ये सवाल नहीं पूछ रहे हमसे कि हम कर पाएंगे कि नहीं। आपने पूछा सबसे बड़ा चैलेंज जी, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम फोकस रह के अपने इंटीग्रेशन को फटाफट कंप्लीट करें, क्योंकि उससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, उससे हमारे कस्टमर्स को बेटर नेटवर्क मिलता है, हमारी कॉस्ट बाहर निकलती है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। सो क्लियर फोकस ऑन दैट एंड दैट्स द one we are working on. Okay, wonderful and all the very best. I hope आप जो चाहते हैं वो जल्द हो and good luck. Thank you. Thank you so much.